से सुबह की नमस्कार। सभी बच्चे उठ जाइए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाइए। ये जो लेक्चर है आज हिमाचल प्रदेश का जो गिरिराज न्यूज़पेपर होता है वीकली, 28 दिसंबर से पीछे का जो करंट अफेयर है वो इसमें हम कवर अप करेंगे। एक दिन में तो ये हो नहीं पाएगा एक लेक्चर में, पर इसे पार्ट वाइज हम करेंगे। तो पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल है वो इस तरह है। ये न्यूज़ माने ये आर्टिकल, देश की एकता और अखंडता में इंदिरा गांधी का सर्वोच्च बलिदान स्मरणीय। ये जो अभी हाल में ही हमारे प्रदेश के अंदर और साथ में पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया, उस दौरान हमारे सीएम जी जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय, आपको इसके बारे में जरूर याद रखना है। इंदिरा गांधी जो स्मृति संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर क्या कर रहे थे, इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे और उसकी तरफ इशारा करते हुए ये उनका छायाचित्र लिया गया है। ये जो इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको ज़्यादा यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है, पर अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला पीएम कौन बनी है तो वो हमारे लिए क्या है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। क्या है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 42 अमेंडमेंट की बातचीत करें 1976 के आस पड़ोस में, तो इनके टाइम में हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और जो 1971 का वॉर होता है उस दौरान इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम है। आगे चलते हैं, यहाँ से और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने वाला है। लोगों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर खोले जाएंगे संस्थान, ये हमारे सीएम सुखविंदर सुक्खू जी है, उनका एक डिक्लेरेशन है। और उन्होंने ये जो लाइनें लिखी है, वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, सत्ता सुख के लिए नहीं। तो ये उन्होंने क्या किया है, जब हाल ही में उन्होंने कुछ एक संस्थान और कुछ एक जो इंस्टीट्यूशन थे उसको डिनोटिफाई किया है। और उनका कहना है कि जो भाजपा सरकार थी उसने क्या किया कि इलेक्शन के दौरान इन इंस्टीट्यूशन को खोला था और उसमें ना ही कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट की गई थी और ना ही वहाँ पर कोई बजट, उस मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए उतना बजट का प्रावधान है। तो इसे हम अपने हिसाब से आने वाले समय में क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे कि ये खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। ये सारी बातें उन्होंने इसके माध्यम से की। पर्यटन की सुविधा के लिए उठाए जाएंगे प्रभावी कदम, तो ये भी हमारे सीएम जैसे बने उन्होंने ये बातचीत कही कि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटकों का गुलजार है। यहाँ पर पर्यटकों का गुलजार का मतलब यहाँ पर पर्यटन आते रहते हैं। और उन्होंने एक स्लोगन दिया है, अगर हम बातचीत करें तो कभी आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं अतिथि देवो भव, ये वाला स्लोगन दिया। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन जो है, मतलब जो पर्यटक है वो हिमाचल में आएंगे और हिमाचल की जो जीडीपी है उसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। और ये मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की और साथ में उन्होंने ये बात भी कही कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि पर्यटन को आगे ले जा सकते हैं। ट्रैफिक सुचारू रूप से होना चाहिए। और अटल जो टनल है वहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो वहाँ पर भी उन्होंने बातचीत की कि जो यात्री है उनको उस रीजन के माध्यम से भी क्या की जाएगी, सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वहाँ से भी वो लोग हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। और साथ में लद्दाख लेह का जो सीजन रहता है उस सीजन में वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आगे ये काफ़ी हेरफेर का मामला है। पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी सनसनी इस न्यूज़ ने हिमाचल की जो प्रशासन है और साथ में राजनीति है उसमें ला दी है। ये क्या है, कहीं ना कहीं हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो हमीरपुर बोर्ड है वहाँ पर एक पेपर लीक हो गया है। इसके बाद अन्य पेपर
जो थे वो भी जो वो महिला है उसके घर से मिले हैं। और अभी जो विजिलेंस की SIT गठित की गई है वो इसकी जांच पड़ताल कर रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे भी रिपोर्ट आती रहेगी, जैसे भी न्यूज़ आती रहेगी तो उसका हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा। और जो बोर्ड है हमीरपुर जो पेपर लेता था कंपटीशन के, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके सारे अधिकारी जो है अब विजिलेंस की जो सतर्कता आयोग होता है उसके निगरानी में है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें कई पेपर ऐसे हैं जो शक के दायरे में, तो यहाँ से यही न्यूज है। और कहीं ना कहीं ये जो वहाँ के अधिकारी थे उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति देखने को मिली है और इससे ये पता चलता है कि उनमें एथिक वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है और जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मिला जुला ये जो आपको शासन और प्रशासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लाभप्रद। राज्यपाल जो हमारे मतलब जो राजेंद्र विश्व आर्लेकर है उन्होंने ये बातचीत कही कि जो मोबाइल सेवाएं हैं वो लाभप्रद है। और उन्होंने कैसी मोबाइल सेवाएं की बातचीत की है, जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह पर दी जा सकती है। जैसे हम एम्बुलेंस की बातचीत करें और एम्बुलेंस एक प्रकार की मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है, तो इसे इन्होंने बातचीत की कि जो हमारा सिरमौर है और चंबा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे वहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब अगर मैं आपसे बातचीत करूँ तो ये जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं होगी, चलती फिरती गाड़ी में सारी की सारी टूल किट रहेगी और उसी रीजन में जहाँ पर जो पेशेंट है उसको दिक्कत है वहीं जाकर क्या किया जाएगा, ये कुछ एक जो फैसिलिटी है उनको दी जाएगी। तो ये यहाँ पर बातचीत कही है और हमारे जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने ये बातचीत कही है। आजीविका के लिए वरदान बनी मशरूम की खेती। तो मशरूम की खेती जो है वो सोलन में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मशरूम की खेती डे बाई डे बढ़ रही है और कई लोग क्या कर रहे हैं, इससे अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। अभी हाल में ही क्या हुआ कि ये जायका जापान की एजेंसी है, उसके साथ सहयोग करके हिमाचल प्रदेश में जो मशरूम की खेती है उसको अपलिफ्ट करने का प्रयास किया गया है और 7 जिलों में इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यान्वित करने का मतलब ये है कि जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं उनको कुछ एक स्पेशल पैकेज, स्पेशल जो अगर वो कहीं से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में क्या दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। इस तरह का ये स्टेप है। और जो वैरायटी है वो जो जापान में उगाई जाने वाली वैरायटी है उसको भी क्या किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली है, एक एग्जाम्पल मिला है कि घनाहट्टी, आपको पता होगा ये घनाहट्टी जो एरिया है आपको शिमला में देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो पुरुष और महिलाएं थी उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया, उनको फ़ायदा हुआ। तो ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अन्य जो लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो ये बटन मशरूम है। बटन मशरूम ये जो जायका के साथ हमने समझौता किया है, उस समझौते के बाद ये मशरूम की वैरायटी आई है। इसके अलावा ढिंगरी है अगर हम बातचीत करें, और अन्य भी मशरूम की जो वैरायटीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में ग्रो की जा रही है। तो यहाँ से यही था, आप देखेंगे ढिंगरी और साथ में शिटाके मशरूम की प्रजातियों को भी हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जा रहा है और इससे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रचार प्रसार आवश्यक है। ये कौन बोल रहे हैं, तो ये जो है हमारी जो प्रशासन और साथ में शासन जो दोनों जो कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस रोग को अगर रोकना है, ये हमारे जो कुछ दिनों पहले जो शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी है उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातचीत कही कि अगर कषाय रोग को ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार आवश्यक है। अब हमारे लिए यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिंगल डे का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एक ही पेपर देना पड़ेगा और पेपर निकलता है, तो उससे रिलेटेड मैं कई चीज़ें बताने वाला हूं। और अगर कहीं ना कहीं आप मेन पेपर लिख रहे हैं तो वहां पर भी ये कैसे हेल्प करेगी ये न्यूज़, तो ध्यान से देखना। पहली बात तो अगर आप टीबी को ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रचार प्रसार मीन्स अवेयरनेस ज़रूरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक जो
मतलब डिस्ट्रिक्ट हेड है वो कह रहे हैं, ये उनके माध्यम से ये बातचीत आई है। तो टीबी के उन्मूलन के लिए उन्होंने बोला कि प्रचार प्रसार करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और लिखी कि अधिकारियों के बीच में सहयोग और साथ में जो लोग हैं उनके सहयोग से इस बीमारी का हम क्या कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं जो हमारे हेल्थ सेंटर है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें यहाँ पर हेल्थ सेंटर का जिक्र देखने को मिल रहा है, लोगों का अवेयर होना और साथ में लोग और साथ में जो प्रशासन है उनके बीच में आपस का जो कॉम्बिनेशन होगा उस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम मतलब जो बीमारी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो उन्होंने लोगों के अंदर कही। अब दूसरी बात क्या है कि जो हमारे प्रदेश और देश की बातचीत की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अगर टीबी को ख़त्म करना है 2023 का जो ईयर है उसको डिक्लेयर किया गया है, और पूरे भारत के अंदर से टीबी को ख़त्म करना है 2025 का ये जो बातचीत की हुई है। और टीबी जो है एक किस तरह का डिजीज़ है, टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम मतलब जीवाणु से होने वाला रोग कहते हैं, और ये लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, जो हमारे लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये संक्रमणीय रोग है, इसका मतलब होता है कि ये वायु और साथ में पानी और एक दूसरे के टच में आने से होता है। संक्रमणीय ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि ये कैसा डिजीज़ है और इसको क्या कहा जाता है और हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से पता चल गया तो एक ऊपर न्यूज़ है, उस न्यूज़ को भी देख लीजिए। ये न्यूज़ ये है कि नौणी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित। हमारे लिए ये आमंत्रित जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं तो वो तो उनके लिए तो ये न्यूज़ है कि वो अगर पीएचडी में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या है वो आवेदन कर सकते हैं। पर इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो नौणी कहाँ पर है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नौणी कहाँ पर है, सोलन में है। कहाँ है, सोलन में है। और यहीं पर जो सोलन में अगर हम बातचीत करें तो इसी रीजन में आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं हम बागवानी यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बागवानी यूनिवर्सिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन सी यूनिवर्सिटी, बागवानी यूनिवर्सिटी। और ये बागवानी यूनिवर्सिटी जब बनी थी वो डेट थी 1985 में, और इनका संबंध, इस बागवानी यूनिवर्सिटी का संबंध जो जोड़ा जाता है वाई एस परमार से जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। वाई एस परमार यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय भी इसी को कहा जाता है, और बागवानी जो विश्वविद्यालय वो भी इसी को कहा जाता है। कहाँ पर है, नौणी में ये देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इस आर्टिकल में एक चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देखना है। यहाँ इस आर्टिकल को देखिए, मतलब सॉरी जो इस लाइन को देखिए, ध्यान से देखना। विश्वविद्यालय के नौणी स्थित मुख्य परिसर में औद्योगिक महाविद्यालय और वानिकी विश्वविद्यालय और नेरी की औद्योगिक वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न पीएचडी कर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वानिकी विश्वविद्यालय। वानिकी विश्वविद्यालय ये जो है ये कौन सा है, ये यही विश्वविद्यालय है जो मैंने आपसे बातचीत की। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लैंगिक समानता पर कार्यशाला आयोजित। पहले तो लैंगिक समानता क्या होती है। लैंगिक समानता का तात्पर्य ये है कि जो स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष जो है उन्हें हर एक क्षेत्र में बराबर तौर पर अधिकार दिए जाए। क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए, उसी को हम लैंगिक समानता कहेंगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि लैंगिक समानता क्या होती है, कि लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री, मतलब जो स्त्रियां हैं उनके साथ मतभेद ना किया जाए, उन्हें सेकेंडरी जेंडर ना कंसीडर किया जाए। तो इसी को क्या कहेंगे, हम लैंगिक समानता कहेंगे। लैंगिक समानता आज का ज्वलंत मुद्दा है। ये हमारे समाज में बोलने के लिए तो संविधान है, उसमें कई क्लॉज लिख दिए गए हैं, पर सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो ये लिंग असमानता अभी भी देखी जाती है। कई आप विलेजेस में जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बातचीत करूँ तो प्रधान की बातचीत मैं यहाँ पर रखूँगा ताकि आप समझ पाए। जो गाँव में प्रधान के इलेक्शन होते हैं उनकी बीबियाँ खड़ी होती है, पर जो काम किया जाता है तो वो सारा का सारा वो जेंट्स करता है जीतने के बाद। तो ये क्या है, ये लिंग समानता का कार्य नहीं है, ये लिंग असमानता का कार्य है कि डिसीजन कौन ले रहा है, डिसीजन जो है उसका पति ले रहा है। तो इसी को बोलते हैं जो मैन मोनोपोली, या इसी को बोलेंगे हम पुरुष प्रधानता समाज। तो इसको ख़त्म करने के लिए हाल ही में सोलन में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ के उपायुक्त कर रहे थे। तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए कुछ एक
बातें कही जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला उन्होंने यहाँ पर जो स्टेप बताया, जेंडर रिस्पॉन्स बजट। तो जेंडर रिस्पॉन्स बजट के सफल क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय। तो देखो, जेंडर रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाए ताकि वो आगे आए, राजनीति में पार्टिसिपेट करें। अभी हाल में ही हमारी जो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए, अगर मैं उसमें बातचीत करूँ तो वहाँ पर एकमात्र महिला एक चुनकर गई है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है कि लैंगिक समानता जी नहीं, लैंगिक समानता नहीं है, कि हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको ये इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला कि जेंडर रिस्पॉन्स बजट भी होना चाहिए। इसके लिए कई कारण रहते हैं, जैसे एक इकोनॉमिक कारण भी रहता है। इकोनॉमिक कारण के अलावा और भी अन्य कारण हैं जो क्या करते हैं, कल्चर कारण भी होता है। और उसके साथ साथ ही जो पुरुष प्रधानता सोच है वो भी क्या करती है, इसको रोकने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। इन्होंने जेंडर बजटिंग की बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बातचीत की कि इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए। सेमिनार के अलावा अगर कोई ऐसा करता हुआ व्यक्ति पाया जाता तो उसे पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। तो ये कुछ एक जो चीज़ें हैं उन्होंने कही। और जो हमारे लिए क्या है, अगर हम लिंग असमानता जो असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक जेंडर बजटिंग हो गया, एक कैंपेन की बातचीत होगी। उसके बाद जो एजुकेशन है, एजुकेशन की बातचीत की गई है। और इसके साथ ही क्या किया उन्होंने, जो प्रशासन क्या रोल प्ले कर सकता है, तो प्रशासन जो है वो क्या कर सकता है, महिलाओं के विकास पर बल दे सकता है। और संयुक्त राष्ट्र महिला जो विकास मंत्रालय है वो भी इसके लिए क्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है। बोलने के लिए प्रशासन और जो सरकार और साथ में जो समाज है वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को ख़त्म कर सकता है। तो ये यहाँ से आर्टिकल था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब पारदर्शिता ये वही बात है, युवाओं के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। राज्यपाल कह रहे थे, जो विश्वनाथ अर्लेकर जी है वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये डॉक्टर YS परमार, जो मैं अभी बता चुका हूँ, नौणी में ये जो है समिट हुई। और इस समिट में ये बातचीत कर रहे थे कि जो युवा है, युवा का दृष्टिकोण बदलता है। और कैसा दृष्टिकोण बदलता है, वो सकारात्मक है। तो तभी जाकर क्या कर सकते हैं, हम किसी भी काम को या किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी जो हमारे सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही नहीं है कि आप सकारात्मक सोचिए, इसका उद्देश्य ये भी है कि सकारात्मक सोच को अच्छी जगह लगाइए, जिससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। इन्होंने इस सभा में जो प्राकृतिक खेती है उसकी बातचीत की। एक योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। तो ये जो एक योजना है, इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जैविक कृषि जो है उसको बढ़ावा देना है। देखो, जैविक कृषि में क्या होता है कि हम खाद का यूज़ नहीं करते हैं और इससे हम एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास करते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो केमिकल या जो हमारी आर्टिफिशियल मैन्योर होती है, जब उसको यूज़ किया जाता है तो उससे कई बीमारियाँ होती हैं। तो ये उन्होंने इस दिन बात की, जो ये समिट हो रही थी, ये जो सभा हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश जो हिमालय में बसने वाला एक राज्य है, उनके जो उस राज्य के अंदर जो युवा लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, आगे आकर ये जो समस्याएं हैं, जैसे कि नकारात्मक सोच या साथ में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे मैंने पीछे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातचीत की, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और एकमात्र उसका जो आधार है वो आधार क्या है, सकारात्मक सोच है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और सोने का जो शेर था हमारा जो इंडिया, और साथ में औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी उनको क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये जो है एक किसके माध्यम से हो सकता है, ये सिर्फ सकारात्मक सोच जो है उसके माध्यम से ऐसा हो सकता है। उन्होंने ऐसी बात कही। अब नेक्स्ट वन जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, जो ये आ रहा है, चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। ये उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे हैं। और ये चिंतपूर्णी कहाँ पर है आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा का पूरा पता है कि कहाँ पर है।
सरकार सभी चुनावी वायदों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कृत संकल्प, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और उनके जो प्रधान सलाहकार है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधान सलाहकार मीडिया के जो है नरेश चौहान जी है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रधान क्या बोलते हैं सलाहकार कौन है सीएम के, और कैसे सलाहकार, मीडिया सलाहकार, तो वो नरेश चौहान जी है। ये आपको अच्छे से याद रखना। और हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी बातचीत नहीं, उन्होंने ये जो बातचीत कही वो बोला कि जैसे ही कैबिनेट की पहली मीटिंग होती है कैबिनेट बनने के बाद, उसमें ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे। ये हमारे अग्निहोत्री जी आप देख सकते हैं, ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और ये आप अच्छे से जानते हैं कहाँ से, हरोली से ये बिलोंग करते हैं, हरोली जो कॉन्स्टिट्यूंसी से ये लड़े हैं। उसके बाद ये नौनी विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर मैंने बातचीत कर दी कि क्या क्या है। अब जो वचन निर्वाह की राह, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ से, ये चुनाव के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है, हम यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे। पर भारत के लिए अहम है G20 की अध्यक्षता, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बार जो है G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है 2023 में। और ये जो अध्यक्षता करेगा तो इसमें जो शेरपा है अभिकांत, जो सीओ थे नीति आयोग के, वो करने वाले हैं। और ये लद्दाख में ये मीटिंग होने वाली है। उसके बाद अलग अलग रीजन में इसका क्या किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। आपको पता है कि जो G20 है, G20 की 50 शहरों में 200 बैठकें आयोजित की जाएगी मीन्स, और अलग अलग शहर में क्या किया जाएगा, अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ये इंडिया के बारे में कहा हुआ है। इसके अलावा जो G20 जो है 20 देशों का एक समूह है, और इसका उद्देश्य क्या था, उस वक्त जो जीडीपी को बढ़ाना था और व्यापारिक गतिविधियां जो थी उसको आगे ले जाना था, और इकोनॉमिक क्षेत्र में अपने आप को एक संतुलित तरीके से ऊपर उठाना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर हम बातचीत करें तो G20 की जो स्थापना की बातचीत की जाए 1999 के आसपास में इसकी बातचीत हुई थी। और उस वक्त जब हम बातचीत करेंगे तो ये इसके गठन की बातचीत चली, और लगभग आगे कुछ वर्षों के बाद ये पूरी तरह बन गया था 2003 के आसपास में। और फिर क्या हुआ कि इसकी अलग अलग रीजन में मीटिंग होती है, और तब से लेकर आज तक क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। हर साल जो होती इसकी मीटिंग होती है, अलग अलग देश करवाता है। और ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैक्सिको में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हम बातचीत करें तो इंडिया इसका जो अभी अध्यक्ष है 2023 में, इससे पहले जो हमारा इंडोनेशिया था। अब अगर आप बातचीत करें तो इंडिया किन किन मुद्दों पर बातचीत करेगा, जलवायु जो परिवर्तन है उसके ऊपर बातचीत करेगा, गरीबी, और साथ में विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो जलवायु को लेकर दिक्कतें हैं उसको कैसे निपटाया जाएगा। ये सारी सारी बातचीत G20 में होने वाली है। आर्थिक मंदी को कैसे निपटाना है, देश के अंदर समावेशी विकास को कैसे लाना है। समावेशी विकास जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास का मतलब सबका विकास सबका साथ। और उसके बाद सतत विकास की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी भी बातचीत की जाएगी। और जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी 2 देश आपस में भिड़े हुए हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए उनसे कैसे निपटा जाए, और ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर भी जो G20 में डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा G20 जो शिखर का जो सम्मेलन होगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और अध्यक्षता के साथ साथ ही क्या होगा, ये सारी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर चर्चा भारत के द्वारा की जाएगी। अगर हम बातचीत करें तो ये हमारे लिए क्या था, एक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट सा स्टेप है अभी, क्योंकि हम ये स्टेप ले सकते हैं। G20 में जो देश है वो आपको अच्छे से पता है, जो देश है वो 20 है, आपको अच्छे से पता है। पर सम्मेलन में जो इनवाइट किया है इंडिया ने, बांग्लादेश को किया, मॉरिशस को किया है, नाइजीरिया, मिस्र, ये सारे देशों को इनवाइट किया है। और अतिथि देश बांग्लादेश यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा जो 2024 की बातचीत करें तो 2024 में जो G20 का सम्मेलन होगा ब्राज़ील में होने वाला है। कहाँ पर है, ब्राज़ील में होने वाला है। और 2025 की बातचीत करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। तो हमने ये आगे वाले जो वर्ष है उसको भी याद रखना है कि कब होने वाला है। तो 2024 में ब्राज़ील में, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में, और 2023 में इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है। और अगर हम बातचीत करें तो इससे पहले इंडोनेशिया के हाथ में इसकी अध्यक्षता थी। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो इसके अलावा भारत के पास एक मौका है कि वो क्या कर सकता है, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं अगर अच्छा डिसीजन लेता है तो उनको भी लुभा सकता है
क्या कर सकता है, लुभा सकता है। भारत की अध्यक्षता G20 के माध्यम से विभिन्न जो बहुउद्देशीय वैश्विक संगठन है उनको भी क्या कर सकता है, मतलब बड़ी मतलब समावेशी बनाना भी बड़ी प्राथमिकताओं में से रहेगा। विश्व बैंक और IMF से वो क्या कर सकता है, सहयोग ले सकता है, किसको, मतलब जो उसके डिसीजन हो गए उसको परिपूर्ण करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई और ज़्यादा हमें यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जानलेवा है तंबाकू सेवन, तो कैसे आप अच्छे से जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको पता होगा कि इसकी स्थापना कब हुई, मुझे बताइए। WHO की स्थापना कब हुई, और जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, और जो ये WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार जरूर बताना। स्वास्थ्य संगठन ने जो 1988 से, एक मिनट रुकना क्योंकि आपको दिख नहीं रहा हो ना, ये देखिए, अब 1988 से प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का संकल्प लिया। तो पहले तो आपको ये याद रखना कि तंबाकू डे कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। उसके बाद तंबाकू से क्या होती है, कई व्यक्तियों की मृत्यु होती है, और ये किन किन अंगों को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो हमारे अंग होते हैं, जैसे कि तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है, जो बच्चे नहीं, पर बच्चे हो या बूढ़े हो, जो भी इसका सेवन करेंगे तो कैंसर होगा और मुंह का कैंसर होगा। आपको दंत रोग हो सकता है, अंधे हो सकते हैं, साथ में नपुंसकता आ सकती है, रक्तचाप बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, फेफड़े आपके ग्रसित हो सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपका पूरा शरीर खोखला हो जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बातचीत करें तो इससे क्या होता है, जो जब तंबाकू को कोई व्यक्ति अगर ले रहा है तो लगातार अगर प्रयासरत रहता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है, उसमें पावर कम रहती है, एनर्जी कम रहती है, और कहीं ना कहीं तंबाकू हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तंबाकू में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें टार होता है, ये कुछ एक केमिकल होते हैं, मतलब एक प्रकार के रसायनी मान के चलो, निकोटीन होता है, मिथाइल होता है, एसीटोन भी होता है, और फिनोल भी होता है, ल्यूटेरिक व फार्मासिट एसिड, अल्कोहल जैसे खतरनाक जहरीले तत्व होते हैं इसमें, जो मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो ये तंबाकू जो है, इसका सेवन करने से अगर कोई व्यक्ति धुएं की चपेट में भी आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाएगा। किससे ग्रसित हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए लिखा होता है कि सार्वजनिक प्लेस पर आपको क्या करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है हमें क्या याद रखनी है कि जो आज का युवा है, कहीं ना कहीं अगर इस झंझट में पड़ रहा है तो उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था इसके ऊपर आर्टिकल। इसके अलावा कई जगहों पर लिखा होता है कि तंबाकू को आपने क्या करना है, सेवन नहीं करना है। पर मैं सबसे आपको पहले यही बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हो, धीरे धीरे छोड़ पाएंगे, एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, इसको छोड़ पाएंगे। तो ये थे आज के आर्टिकल, जो बचे हुए हैं उसको कल करेंगे, क्योंकि आई थिंक काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया है, और जितना भी है उसको कल करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा ताकि आप की जो रूटीन है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे। मतलब जो डेली की जो रूटीन होगी वही क्या करेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगी, और ये क्या होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, जय हिंद।